मेरा नाम कोमल जैन है और मैं घाटकोपर मुंबई से हूँ। मेरी सीए फाइनल न्यू सिलेबस नवंबर 2020 अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। मैंने अपना ग्रेजुएशन आर्य पोदार कॉलेज से कंप्लीट किया है 2019 में और साइमल्टेनियसली सीए कोर्स परस्यू किया है। अगर मैं सीए कोर्स के बारे में बात करूँ तो ये कोर्स 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। एक है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल्स। फाउंडेशन राइट आफ्टर एचएससी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक ईयर में आईपीसीसी और इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट होता है। फिर हमको 3 इयर्स के लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ती है और फिर सीए फाइनल एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं मेरी जर्नी बताऊँ सीपीटी से लेके फाइनल तक, तो मैंने अपना सीपीटी मेरे 12th के बाद ही दे दिया था। मेरी आईपीसीसी में ऑल इंडिया रैंक 4 आई है। मैंने अपना आर्टिकलशिप 2 इयर्स केपीएमजी से किया था और 1 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी टैगब्रेन इंडिया, जिसका नाम भी मॉन्डलीज है। अगर मैं सीए फाइनल स्ट्रैटेजी की बात करूँ एकदम स्टार्टिंग से, तो जैसे मेरी आईपीसीसी की रिजल्ट आ गई थी, मैंने नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर सीए फाइनल की कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। मैंने अपनी कोचिंग जेके शाह क्लासेस मुंबई से की है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो जैसे आर्टिकलशिप चलती थी, साइमल्टेनियसली मॉर्निंग में क्लासेस भी चलती थी। तो क्लासेस अराउंड 2 to 1.5 years तक चलती थी आर्टिकलशिप के साथ। मैं जब भी अपने स्टडी लीव में जाने वाली थी, उसके जस्ट पहले मैंने 3 चीज़ें एकदम अच्छे से इंश्योर की थी। फर्स्ट, कि मुझे क्लैरिटी रखना है कि मुझे कौन सी बुक्स और कौन से रिसोर्सेज रेफर करना है। तो मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस किया था कि कौन सा बुक्स कौन से सब्जेक्ट के लिए रेफर करना एडवाइजेबल है, और उसके लिए पूरा एक डिटेल प्लान बना दिया था कि ठीक है, मुझे ये रिसोर्सेज ही रेफर करनी है। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ हर सब्जेक्ट के लिए जो मैंने यूज़ किया था, तो जनरली मैंने सिर्फ और सिर्फ आईसीआई स्टडी मटेरियल पे ही रिलाई किया था। और कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, तो मैंने अपने क्लासेस नोट्स का भी हेल्प किया था। आईसीआई मटेरियल आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट पेपर्स, ये सब कुछ को इंक्लूड करके बनता है। और मैं स्ट्रॉन्गली सबको एडवाइस करूँगी कि आईसीआई के जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, सबका यूटिलाइज करना अच्छे से। सेकेंड चीज़ मैंने इंश्योर किया था कि मैंने एक बहुत डिटेल्ड टाइम टेबल बनाया था। डिटेल टाइम टेबल इतना डिटेल कि आपको एवरी डे हर थोड़े थोड़े आवर्स का भी प्लानिंग करके उतना डिटेल टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि मैं एक साथ सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी। मतलब मैं थोड़े डेज अलॉट करती थी, सपोज 7 to 8 डेज, और अक्रॉस दैट टाइम मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी, ताकि मैं वो सब्जेक्ट को एकदम हॉलिस्टिकली और एग्जॉस्टिवली कवर कर सकूँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी ड्यूरिंग द सेम। अगर मैं आवर्स की बात करूँ तो ऐसे कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं था। मैं बहुत टारगेट बेस्ड स्टडिंग करती थी कि अगर मेरा टारगेट हो गया है तो दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। अगर मैं बात करूँ कि कितनी रिविजन्स होने चाहिए, तो ऐसा कोई आइडियल नंबर नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आप एक रीडिंग एकदम एंटायरली अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हो और 2 रिविजन्स कर सकते हो, तो आई थिंक काफ़ी सफिशिएंट है। और यही मेरा भी स्ट्रैटेजी था फॉर द एग्जाम्स। तो अगर मैं ब्रीफली बोलूँ कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी मैंने कौन सा फॉलो किया था और हर सब्जेक्ट के लिए क्या प्लान किया था, तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे एफआर, एसएफएम, कॉस्टिंग, ये सब के लिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जो सबको ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है और मुझे भी चैलेंजिंग लगता था, वो था ऑडिट और लॉ, बिकॉज ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं और इसमें याद नहीं रहती चीज़ें और बहुत ज़्यादा रिविजन्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें मैंने पर्सनली ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था कि एक तो इसके लिए ज़्यादा रिविजन्स अलॉट करना है। सेकेंडली, जब मैं पढ़ूँ तो मैं की वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी कि पूरा चीज़ें भले याद नहीं रह सकता, बट एटलीस्ट की वर्ड्स अगर मैं याद रख सकूँ तो उसको अपने वर्ड्स में लिखना ईजी होता है। और जनरली आई थिंक पेपर चेकर्स भी वो की वर्ड्स ही ढूंढते हैं कोई भी आंसर में। जब भी फर्स्ट रीड या रिविजन करो, समराइज करो जितना हो सकता है पॉसिबल चीज़ों को, कीवर्ड्स पे फोकस करो। एंड आई थिंक अंडरस्टैंडिंग और कीवर्ड्स के साथ ये सब्जेक्ट्स भी मैनेज हो सकते हैं। सब्जेक्ट्स लाइक डीटी जो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें समराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएफएम और कॉस्टिंग में अप्रोच बहुत करेक्ट होना चाहिए। और आई थिंक आईसीआई का स्टडी मटेरियल ये सब सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेटर करने का ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूँ तो अपना माइंड फ्रेश रखना ये पूरे जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं पर्सनली क्या करती थी कि मेरा स्केड्यूल होता था कि अगर मैं 2-3 घंटा पढ़ रही हूँ तो उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेती थी। तो ये 1 घंटे के ब्रेक में मैं यूजुअली अपने फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती थी। म्यूज़िक ने बहुत मुझे हेल्प किया है अपने आप को काम और रिलैक्स रखने के लिए। तो आप लोग को जो पसंद है वो ब्रेक टाइम में आप कर सकते हो, और ब्रेक्स प्रॉपर्ली लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यूजुअली ब्लॉक्स में पढ़ती थी और फिर 1 आवर का ब्रेक रखती थी बीच में, ताकि मेरा नेक्स्ट ब्लॉक जो है वो प्रोडक्टिव हो सके। तो मुझे जनरली चेस खेलना बहुत पसंद है, तो मैं जब भी ब्रेक से थी तो मैं चेस भी खेलती थी। तो वो जनरली मेरा माइंड काफ़ी डाइवर्ट करता था और ये सबसे काफ़ी मुझे एक ब्रेक मिलता था।
तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था मेरे को, ऐसे थोड़ा फ्रेश और मोटिवेटेड रखने के लिए। तो आप लोग को भी अगर कोई ऐसे गेम वगैरह अगर पसंद है जो आपको रिलैक्स कर सके कम्प्लीटली और डाइवर्ट कर सके थोड़े टाइम के लिए ये पूरे चीज़ से, तो आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई थिंक इतने रिविजन काफ़ी सफिशिएंट है आपको एग्जाम्स में कॉन्फिडेंस देने के लिए। सेकेंडली अगर आप बात करो तो मेरा एडवाइस है कि मॉक टेस्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने CA टेस्ट सीरीज करके एक है जहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए एनरोल किया था, और मैंने इंश्योर किया था कि एग्जाम से पहले मैं एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का 2 से 3 पेपर लिखूँ, ताकि मुझे क्लियर आइडिया हो कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है और वेदर मेरा जो प्रेपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। तो आई थिंक मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी मेरे लिए, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगा सबके लिए भी। अभी अगर मैं बात करूँ कि एग्ज़ाम के पहले जो 1.5 डेज मिलता है टू प्रिपेयर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, तो मैंने एकदम एवरी सब्जेक्ट के लिए डिटेल में लिख दिया था सीक्वेंस जो मैं फॉलो करूँगी एग्जाम डे पे, कि कौन सा चैप्टर कब करना है और उसको कितना टाइम अलॉट करना है। तो मेरे पास एकदम क्लियर पिक्चर था कि मुझे किस ऑर्डर में वो 1.5 डेज को यूटिलाइज करना है। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर पेपर देख के मैं घर आती थी, मैं वो सीक्वेंस को फॉलो करती थी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, और इंश्योर करती थी कि मैं 1.5 डेज में प्रॉपर्ली उतने असाइन टाइम में वो सीक्वेंस को फॉलो कर सकूँ। तो ये जो क्लैरिटी है वो मुझे बहुत हेल्प करता था पूरा सिलेबस प्रॉपर्ली कवर करने एग्जाम के 1.5 डेज पहले। तो और एग्जाम का अगर मैं 3 आवर स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँ तो 3 आवर्स के पहले 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग टाइम में मैंने क्या किया था कि एकदम प्लेनली पहले पूरे पेपर को रीड किया था, गेज किया था कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है पेपर का, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले सीक्वेंसिंग करना स्टार्ट किया और देखा कि जो मुझे बेस्ट आ सकता है उससे मैं पेपर स्टार्ट करूँ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस उस हिसाब से बूस्ट हो जाए। अभी कैसा होता है कि बहुत बार पेपर्स इतने आउट ऑफ द बॉक्स आ जाते हैं कि वहाँ पे बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है कि किस तरह से हम इसको अटेम्प्ट करना है। जैसे हमारे अटेम्प्ट में भी 1-2 पेपर्स वर रियली वेरी टफ और देख के बहुत पैनिक क्रिएट हो गया था। तो उस पेपर्स में मैंने इंश्योर किया था कि मैं पहले पेपर रीड करूँ, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे, एक ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करूँ जो मुझे फुल कॉन्फिडेंस से आता हो, उससे स्टार्ट करूँ ताकि वो मेरे लिए एक बूस्टर हो आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस तरह से मैंने बाकी कुछ भी सोचे बिना पैनिक हुए एक क्वेश्चन को टारगेट किया, उसको ठीक से अटेम्प्ट किया और उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उससे मैंने आगे के पेपर्स अटेम्प्ट किए। तो 3 आवर्स में आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। मेरा हमेशा से यही टारगेट होता था कि मैं ज़रा भी कोई भी पेपर में कुछ भी मार्क्स छोड़ के नहीं आऊँ। इस तरह से मैं अपना पूरा टाइम मैनेज करती थी, और राइटिंग प्रैक्टिस ने इंश्योर किया कि मैं सारे पेपर्स अपने पूरी तरह से कंप्लीट भी कर सकूँ। अभी एक चीज़ जो मुझे हाईलाइट करनी है वो है कि पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ICAI ने एक बहुत ही अलग सा पैटर्न अडॉप्ट किया है, और बहुत ज़्यादा पेपर कॉन्सेप्चुअल आ रहा है, बहुत सारे ज़्यादा अनसीन क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके लिए स्टडिंग अप्रोच को थोड़ा चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, तो सारे सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। उसके साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इंटीग्रेटिंग द प्रोविजंस। तो अभी जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक क्वेश्चन में पूरे सब्जेक्ट में से काफ़ी जगहों से प्रोविजंस को इंटीग्रेट करके उसको पेन डाउन करना पड़ रहा है। तो स्टडिंग स्ट्रैटेजी भी उसी तरह से होना चाहिए और अप्रोच भी उसी तरह से होना चाहिए कि सब कुछ प्रॉपर्ली इंटरलिंक्ड हो। तो ये एक चीज़ है जो अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ है जो है इलेक्टिव पेपर के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेना होता है। तो पर्सनली मैंने 2 पैरामीटर्स के बेसिस पर डिसाइड किया था कि इलेक्टिव पेपर कौन सा सेलेक्ट करना है। जो फर्स्ट पैरामीटर था कि वो मेरा सब्जेक्ट पे कंफर्ट कितना ज़्यादा है, और दूसरा पैरामीटर था कि कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टडी करने के लिए ईजी होगा। तो उस बेसिस पे मैंने इकोनॉमिक लॉस लिया था पर्सनली, और ये पर्सनल चॉइस है, और अच्छे से डिसीजन, वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेना चाहिए। ये ज़रा भी नहीं सोचना चाहिए कि पहले के पेपर्स में कौन सा पेपर ईजी आ रहा है, और उस बेसिस पे ज़रा भी डिसीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए। बाकी सबसे जो इम्पोर्टेंट है पूरे जर्नी में वो है पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहना, और इससे ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपको नेगेटिव फील हो रहा है, सैचुरेटेड फील हो रहा है, बिल्कुल ब्रेक लीजिए। वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है, वो आपको मोटिवेट करेगा आगे एकदम प्रोडक्टिवली पढ़ने के लिए। सो मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप गोइंग। और आई जस्ट होप ये वीडियो आप सबको जेन्युइनली हेल्प करेगा, और दिल्ली नॉलेज ट्रैक को बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए।
और आपको ऐसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस दिल्ली नॉलेज ट्रैक के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, तो ज़रूर ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। थैंक यू।